नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी और आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हेल्थ आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। चैप्टर 5 है, क्या है? वंशागति का आणविक आधार। और आज का टॉपिक क्या है हमारा? जेनेटिक जीन रेगुलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन के बारे में है। जीन रेगुलेशन क्या होता है और जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन की अभिव्यक्ति क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसलेशन क्या हुआ बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में एमआरएनए बना था और एमआरएनए बनने के बाद क्या बना था? हमें क्या बनाना था? एमआरएनए से प्रोटीन बनाना था। तो फिर एमआरएनए से आकर के कौन से दो सब यूनिट्स जुड़े हुए थे? किसके? राइबोसोम के दो सब यूनिट्स आकर के आपके किससे जुड़ गए? एमआरएनए से जुड़ गए। और लार्जर सब यूनिट के पास में क्या था बच्चों? लार्जर सब यूनिट के पास में ये है हमारा एमआरएनए 5 प्राइम और ये क्या है? 3 प्राइम। यहाँ पर क्या है? आपके जेनेटिक कोड पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं बच्चों? जेनेटिक कोड पड़े हुए हैं। और इसी सब यूनिट से जुड़ करके क्या होता है? एक स्मॉलर राइबोसोम का सब यूनिट और एक बड़ा सा राइबोसोम का सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट जुड़ा होता है। इसके पास क्या होता है बच्चों? इसके पास 3 प्लेसेस होते हैं जिनको हम ईपा साइड बोलते हैं। EPA साइड होता है, राइट? EPA साइड होता है। हमने क्या देखा था कि जो हमारा tRNA होता है जिसके पास अमाइनो एसिड होता है, वो tRNA सबसे पहले आकर के पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग साइट पर जुड़ता है। और यहाँ पर जुड़ने के बाद क्या होता है? फिर दूसरा tRNA आता है। दूसरा tRNA जिसके पास एक और अमाइनो एसिड होता है और tRNA के पास क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है। जैसे इसके पास AUG है तो ये क्या हो जाएगा? UAC हो जाएगा। और यहाँ पर UUU है बच्चों तो यहाँ पे AAA हो जाएगा। tRNA के पास क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है। तो ये tRNA क्या करेगा? जैसे ही अब इस tRNA क्या करेंगे? ये आपस में मूव करते रहेंगे। मतलब ये tRNA इस अमाइनो एसिड को छोड़ करके इधर E साइड पर आ जाएगा और P वाला tRNA क्या करेगा? इधर A वाला tRNA क्या हो जाएगा? P साइड पर आ जाएगा और ये वाला अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड के साथ में जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की मदद से दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे। ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते कौन है बच्चों? राइबोजाइम बनाते हैं। कौन बनाते हैं? राइबोजाइम बना। ये राइबोजाइम है कौन बच्चों? ये हमारे राइबोसोम से ही हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चों? राइबोजाइम कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा था कि हमारा tRNA क्या होता है? बन जाता है। AUG क्या है बच्चों? ये हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है क्योंकि जो tRNA होता है वो इसी स्टार्ट कोडॉन का एंटीकोडॉन लेकर के आता है और यहीं से आपके ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। एंड लास्ट में आपके पास में एक स्टॉप कोडॉन आता है। यहाँ पर ये साइकिल पहुँचने के बाद में क्या होता है? tRNA कोई भी अमाइनो एसिड नहीं लाता है और फर्दर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन रुक जाता है। इस आपका क्या है? ये स्टॉप कोडॉन जो है, ये स्टॉप कोडॉन इंडिकेट करता है कि अब यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या करना है? रोक देना है। तो यहाँ पर क्या आएंगे? यहाँ पर आपके आकर के क्या होंगे? कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स आकर के क्या करेंगे बच्चों? जुड़ जाएंगे। ये रिलीजिंग फैक्टर इस राइबोसोम की यूनिट से जुड़ेगा और क्या करेगा? इन राइबोसोम को अलग कर देगा। इन राइबोसोम को क्या कर देगा? अलग कर देगा। और आपका अमाइनो एसिड भी जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड वाला चेन है वो भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। राइबोसोम्स के यूनिट भी अलग हो जाएंगे एंड पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारा बना हुआ था, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ था अमाइनो एसिड का, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में। इस तरह से क्या होता है? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों? पूरी होती है। तो इसी ट्रांसलेशन के हेल्प से अब हम क्या देखेंगे बच्चों कि हमारा ब्लड कैसा हो रहा है। ट्रांसलेशन की हेल्प से हम क्या देखेंगे कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन जिसको जीन अभिव्यक्ति कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? अभिव्यक्ति। जीन अभिव्यक्ति कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? जीन नियंत्रण। हमारा आज का टॉपिक है जीन अभिव्यक्ति और जीन नियंत्रण, जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन। ठीक है, वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये है क्या? तो क्या होता है ना, हमारे शरीर में क्या होता है कि
जो जीन है ये क्या करता है, कुछ प्रोटीन बनाएगा, और यही प्रोटीन क्या करेंगे, अलग अलग ट्रेट्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बातें हम जानते हैं, ठीक है। तो जो जीन है ये कौन सा ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कौन सा लक्षण प्रभावी होगा, किस लक्षण के लिए कौन सा जीन चाहिए होगा, यही क्या होता है, जीन को रेगुलेट किया जाता है। और ये रेगुलेट होता कौन किसके द्वारा है, कुछ जीन होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे, जिनकी मदद से क्या होता है, जीन का नियंत्रण और अभिव्यक्ति वाली जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे मुंह में, हमारा जो माउथ बकल कैविटी होता है, इसमें क्या होता है, आपका लार्वा लार जो होता है, नॉट लार्वा, लार जो होता है, सलाइवा जो होता है, ये सेक्रेट होता है। आपकी लार ग्रंथियां जो होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं, ये क्या करती हैं, आपके लार को आपके मुंह में सेक्रेट करने का काम करती हैं, जो कि क्या करता है, जब आप खाना खाते हैं तो वो क्या करेगा, आपके स्टार्च वगैरह को क्या करता है, वो माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि फर्दर क्या हो जाए, भोजन को ब्रेक डाउन हो जाए, भोजन को तोड़ते जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, ये काम होता है। तो जो हमारे बकल कैविटी में लार ग्रंथियों के लिए, जो लार ग्रंथियां हैं, लार को स्रावित करने के लिए जो क्या चाहिए, आपको जीन चाहिए, वो आपके, मान लीजिए कि वो आपके अश्रु ग्रंथियों में नहीं होंगी। अश्रु ग्रंथियां क्या होती हैं, जो हमारी आंखों से आंसू निकलता है टाइम टू टाइम, वो जो ग्रंथियां होती हैं वो वहाँ पे लार ग्रंथियां काम नहीं करेंगी, वहाँ पे कौन सी ग्रंथि काम करेगी, अश्रु ग्रंथियां काम करेंगी, यानी लैक्राइमल ग्लैंड्स काम करेंगे। क्या काम करेगा, लैक्राइमल ग्लैंड काम करेगा, ठीक है। तो आंखों में क्या होगा, आंखों में जो ग्लैंड काम करेगा, लैक्राइमल ग्लैंड काम करेगा, यानी आंखों में क्या होगा, लैक्राइमल ग्लैंड का एक्सप्रेशन होगा। लैक्राइमल ग्लैंड क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, प्रभावी होगा, ठीक है। जबकि लार में क्या हो रहा है, हमारे सलाइवा में क्या हो रहा है, सलाइवा में क्या हो रहा है बच्चों, लार ग्रंथियों के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन होता है और जीन का क्या होता है, रेगुलेशन होता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसके लिए जीन का रेगुलेशन बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा होता है। इसमें आपके प्रोटीन भी आ सकते हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ वेक्टर जैसे कि आपके वायरसेस या बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं जैसे एंजाइम्स वगैरह हो गए, कुछ हार्मोन्स भी हो सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, जीन को रेगुलेट कर सकते हैं एंड जीन के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं। आज जो हम जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कि हमारे कुछ प्रोटीन्स हैं जो जीन के रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन में जिम्मेदार हैं, उनकी मदद करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जीन एक्सप्रेशन क्या है, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसी से रिलेटेड एक और मॉडल दिया गया था जिसको ओपेरॉन मॉडल कहा जाता है या लैक ओपेरॉन मॉडल कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, ओपेरॉन मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपेरॉन मॉडल कहा जाता है। अब ये ओपेरॉन मॉडल दिया किसने था, तो 1961 में फ्रांसिस जैकब और जैकी मोनार्ड, फ्रांसिस जैकब और जैकी मोनार्ड ने ये आपका लैक ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन मॉडल दिया था। अब ये ओपेरॉन क्या है और लैक का क्या मतलब है, तो लैक जो है बच्चों, लैक वर्ड जो है LASC, ये लैक वर्ड लैक्टोज के लिए है। किसके लिए है बच्चों, लैक्टोज के लिए। लैक्टोज क्या है, एक प्रोटीन है जो कि किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है ना। लैक्टोज क्या है, एक प्रोटीन है, बेसिकली क्या करता है, ये अमाइनो एसिड है, तो क्या करता है, ये किस में प्रेजेंट होता है बच्चों, दूध में, राइट। और ओपेरॉन क्या होता है बच्चों, ओपेरॉन कुछ जीन समूह होते हैं, ऐसे जीन समूह जो क्या होते हैं, संरचनात्मक जीन होते हैं आपके, क्या होते हैं, संरचनात्मक जीन होते हैं, जिनको स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। ये जीन के समूह किसी विशेष प्रकार के ऑपरेटर द्वारा क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। ऑपरेटर को आई थिंक संचालक कहा जाता है। तो किसी विशेष प्रकार के एक ही विशेष प्रकार के क्या होते हैं, संचालक द्वारा क्या होंगे, ये रेगुलेट होते हैं।
तो ओपेरॉन क्या होता है बच्चों, अगर ओपेरॉन की परिभाषा आपको बतानी हो तो ओपेरॉन क्या होता है, ये कुछ विशेष प्रकार के संरचनात्मक जीनों का समूह होता है जो कि किसी एक ऑपरेटर द्वारा या संचालक द्वारा रेगुलेट होता है, नियंत्रित होता है। इसको क्या कहा जाता है, ओपेरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ओपेरॉन कहा जाता है। तो हमारा जो हम एग्जाम्पल जो लेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया का। किसका एग्जाम्पल लेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया का। बेसिकली फ्रांसिस जैकब और जैकी मोनार्ड साहब ने ई कोलाई बैक्टीरिया पर ही ये देखा था कि किस तरह से प्रोटीन का रेगुलेशन जो हो रहा है वो स्पेशल टाइप के जीन्स कर रहे हैं, ठीक है ना। जीन्स का रेगुलेशन स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स के प्रेजेंस में और एब्सेंस में हो रहा है। तो एग्जाम्पल किसका था, ई कोलाई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया गया था, ठीक है बच्चों। तो ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन एक विशेष प्रकार के जीनों का समूह होता है, यानी जीन्स का स्ट्रक्चरल जीन का समूह होता है जिनको कौन रेगुलेट करता है, एक ऑपरेटर क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल किसका लेंगे, ई कोलाई का एग्जाम्पल लेंगे, एस्चेरिचिया कोलाई का एग्जाम्पल हम लेंगे। लैक का मतलब क्या होता है, लैक का मतलब यहाँ पर है लैक्टोज है, ठीक है। लैक का मतलब क्या होता है बच्चों, लैक्टोज होता है। अच्छा, अब आ जाइए हम शुरू करते हैं, क्या हम शुरू करते हैं हमारा लैक ओपेरॉन मॉडल को शुरू करते हैं। लैक ओपेरॉन मॉडल को शुरू करने से पहले बच्चों ज़रा सा कुछ यूनिट देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास क्या होता था, एक क्या होता था, प्रमोटर होता था, लास्ट में क्या होता था, टर्मिनेटर होता था, और यहाँ पर क्या होता था बच्चों, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता था। इधर पे क्या प्रेजेंट होता था, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता था। यही स्ट्रक्चरल जीन, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन क्या है, संरचनात्मक जीन क्या है, ये ऐसे जीन हैं जो क्या करेंगे, एमआरएनए बनाएंगे, और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, जो एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए से क्या बनेगा बच्चों, प्रोटीन बनेगा। यानी स्ट्रक्चरल जीन ही क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, इनकी अभिव्यक्ति हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा ओपेरॉन मॉडल है, इसमें क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों, क्या क्या चीज़ें चाहिए बेसिकली हमें रिक्वायर्ड हैं। तो इसमें आपके कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर एक जीन रेगुलेशन का क्या होता है बच्चों, यूनिट होता है, एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, एक यूनिट होता है, ठीक है। PIPOZYA, ये हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है हमारा, ये है एक ओपेरॉन का यूनिट। ये क्या है बच्चों, एक ओपेरॉन का यूनिट है। ये क्या है आपके, ये हैं आपके कुछ स्ट्रक्चरल, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने वाले क्या हैं, फैक्टर्स हैं। और ये क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल जीन है बच्चों। इसको हम कह सकते हैं लैक जेड कह सकते हैं, लैक वाई कह सकते हैं, और इसको लैक ए कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं, लैक ए जीन कह सकते हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है आपके। यही स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगे, एमआरएनए में कन्वर्ट हो करके विशेष प्रकार के एंजाइम या प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका ये हैं आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स, बेसिकली क्या है, प्रमोटर है, इनहिबिटर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, फैक्टर्स है जो आपके स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करेंगे। इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीपो ZYA से याद रख सकते हैं। पीपो ZYA से इसको याद रख सकते हैं कि एक ओपेरॉन यूनिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 7 यूनिट होती हैं, जिसमें प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिखा, मतलब हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, स्ट्रक्चरल जीन चाहिए। क्या चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें नहीं जाएंगे कि डीएनए टेम्पलेट चाहिए और उसके बाद फिर ये सब काम होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये मान के चल रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगा एंड जीन का रेगुलेशन होगा, ठीक है। इतना आप माइंड में रख के चलिएगा। स्ट्रक्चरल जीन आपको चाहिए, संरचनात्मक जीन चाहिए आपको, और क्या चाहिए, प्रमोटर चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों, प्रमोटर चाहिए, और क्या चाहिए आपको,
ऑपरेटर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, और एक ऐसा फैक्टर जो कि क्या करे, इस साइकिल को स्टार्ट करे, इंड्यूस करे। ठीक है बच्चों, एक ऐसा फैक्टर जो कि क्या करे, इनको इंड्यूस करे, एक तरह से एक इनको शॉक दे, स्टिमुलस दे, ताकि ये आगे क्या क्या करे, कार्यक्रम अपना शुरू करे। तो एक इंड्यूसर भी हमको चाहिए होता है, और क्या करे, एक इनहिबिटर भी चाहिए, क्योंकि इनहिबिटर ही क्या करेगा, ये क्या काम करेगा कि ज़रूरत पड़ने पर ही जीन को एक्सप्रेस करेगा, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये क्या करेगा, जीन का एक्सप्रेशन रोकेगा। इनहिबिटर क्या काम करता है, ज़रूरत पड़ने पर जीन को एक्सप्रेस करना अलाउ करता है, और जब ज़रूरत नहीं होती है तो ये जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है। इतना काम होता है इनहिबिटर का। इंड्यूसर क्या काम करता है बच्चों, इंड्यूसर ये फैक्टर्स को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा कि तुम आगे काम करो, प्रोटीन बनाने के लिए क्या करो, उसको इंडिकेट करो, एक इंड्यूस मतलब कि इंडक्शन या बेसिकली स्टिमुलस भेजो। ठीक है, ऑपरेटर क्या काम करता है, ऑपरेटर देखेगा कि हमें आगे स्ट्रक्चरल जीन को या संरचनात्मक जीन को सिग्नल भेजना है या फिर नहीं भेजना है। प्रमोटर क्या करेगा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। प्रमोटर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इंडिकेट करेगा, इतना याद रखना। स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगे, आपके स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए से किस में कन्वर्ट होंगे, एमआरएनए बनाएंगे, देन एमआरएनए से क्या होगा, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। इसके साथ ही हम क्या देखेंगे कि थोड़ा सा दो तीन और चीज़ें हमें देखनी है ओपेरॉन को स्टार्ट करने से पहले। अब देखिए बच्चों, क्या होता है, जीन का रेगुलेशन जो होता है आप 2-3 लेवल पर कर सकते हैं। मतलब कौन से जीन को एक्सप्रेस होना है, कौन से जीन को एक्सप्रेस नहीं होना है, ये आप 2-3 लेवल पर कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं बच्चों, जब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, मतलब जब अनुलेखन हो रहा होता है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है, यानी कि एमआरएनए का प्रोसेस क्या हो रहा है, एमआरएनए बन रहा है। क्या हो रहा है, एमआरएनए आपका जब बन रहा होता है, इस टाइम पे भी जीन का रेगुलेशन हो सकता है, जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। अब ये भी ना बताना पड़े कि जीन को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्या है। भाई कुछ लक्षणों को हमारे शरीर में बहुत, हर जीन क्या करते हैं, अलग अलग अपना काम है उनका, अलग अलग ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन्हीं के लिए कौन से जीन का कहाँ पर काम है और कौन से जीन को रोकना है, यही क्या है, जीन का रेगुलेशन है। ठीक है, तो जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उस टाइम पे भी जीन का रेगुलेशन किया जा सकता है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, क्या बना, यूकैरियोट्स में क्या बनता है, HNMRNA बनता है। क्या होता है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर एमआरएनए बनता है, राइट। न्यूक्लियस में बन रहा है तो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर एमआरएनए बन रहा है। तो इस एमआरएनए को क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो एडिटिंग के टाइम पर भी क्या किया जा सकता है, इसको एडिटिंग करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो एडिटिंग के टाइम पर भी क्या किया जा सकता है, जीन रेगुलेशन किया जा सकता है। एडिटिंग के टाइम पर भी क्या किया जा सकता है, जीन रेगुलेशन किया जा सकता है। अच्छा, 2 लेवल हो गया। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन के टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन के टाइम पे भी जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन बनने का प्रोसेस हो रहा है उस टाइम पे भी क्या किया जा सकता है, जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। यानी कि जो जीन को हमें एक्सप्रेस करना है या किसी जीन का एक्सप्रेशन रोकना है, यही प्रोसेस क्या है, जीन रेगुलेशन है। तो 3 लेवल पर क्या किया जा सकता है, जीन के एक्सप्रेशन एंड उसको रेगुलेट किया जा सकता है। कब, एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, या फिर जब आपका HNMRNA बन चुका है, यानी कि अभी आपको mRNA मैच्योर नहीं हुआ है तो mRNA में मॉडिफिकेशन करनी है, तो एडिटिंग के टाइम पे भी कर सकते हो, या मॉडिफिकेशन जो भी आप बोल लीजिए उस टाइम पे कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे भी नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन के टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो हो गया कि मॉडिफिकेशन, जीन रेगुलेशन आप कब कब कर सकते हो। अच्छा, कुछ जीन ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा ही काम करते रहते हैं। कुछ जीन ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। जो कंटिन्यू जीन काम करते रहते हैं बच्चों,
वो क्या होंगे? ऐसे जीन जो लगातार काम कर रहे हैं। इन जीन को क्या कहते हैं बच्चों? इन जीन को कहते हैं लगातार काम करते हैं। ऐसे जीन जो लगातार काम करते हैं इनको कहा जाता है हाउस कीपिंग जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हाउस कीपिंग जीन कहा जाता है। ऐसे जीन जो लगातार काम कर रहे हैं, जो लगातार प्रोटीन बना रहे हैं और जो लगातार एक्सप्रेस हो रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? हाउस कीपिंग जीन कहा जाता है। कुछ ऐसे भी जीन हैं जो जब ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता अनुसार ही वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस होते हैं, आवश्यकता अनुसार ही काम करते हैं। उनको क्या कहा जाता है बच्चों? सेल इकोनॉमी कहा जाता है या जीन इकोनॉमी बोल सकते हो आप। क्या कह सकते हैं? सेल इकोनॉमी या जीन इकोनॉमी कह सकते हो। तो जो जीन हमारे लगातार काम कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है बच्चों? हाउस कीपिंग जीन कहा जाता है। जीन इकोनॉमी या सेल इकोनॉमी क्या है? ऐसे जीन जो ज़रूरत पड़ने पर क्या हो रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जिनको जानना थोड़ा सा ज़रूरी था। अब हम क्या शुरू करते हैं बच्चों? अपना लैक ओपेरॉन मॉडल को हम शुरू करते हैं। ये लैक ओपेरॉन मॉडल दिया किसने था? जैकब। और किसने दिया था बच्चों? मोनार्ड ने लैक ओपेरॉन मॉडल को दिया था। ठीक है, तो देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। हमने क्या देखा कि इन्होंने लिया किसको? ई कोलाई को लिया बच्चों। किसको लिया? ई कोलाई को लिया। अच्छा, ई कोलाई को लेने का मतलब क्या है? इसको मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब इसको एनर्जी के लिए क्या चाहिए? इसको एनर्जी के लिए चाहिए ग्लूकोज। क्या चाहिए बच्चों? ग्लूकोज चाहिए। अब अगर इसको क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है, तब तो इसको डायरेक्टली, मतलब इसको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर और कोई प्रक्रिया होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको ग्लूकोज ही चाहिए। तो जैसे हमें प्यास लगी तो हमें कोल्ड ड्रिंक थोड़ी चाहिए, हमें क्या कहते हैं कि जूस थोड़ी चाहिए, हमें पानी चाहिए। इसी तरह से जब ई कोलाई को एनर्जी चाहिए तो इसको चाहिए ग्लूकोज। ई कोलाई को एनर्जी गिविंग कंपाउंड का क्या है? ई कोलाई के लिए ग्लूकोज है। ठीक है, तो जब इसको ग्लूकोज मिल जाता है तब यहाँ पर जो हमारे जीन बैठे हुए हैं, जो हमारे फैक्टर बैठे हुए हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। मतलब ये एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? सप्रेस हो जाते हैं, ये अपनी अभिव्यक्ति शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये आराम से बैठे हुए हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जब कुछ और ज़रूरत पड़ेगी, ई कोलाई को अगर ग्लूकोज नहीं मिलता है, कोई और कंपाउंड आया है, तब हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, तब हम अपना काम शुरू करेंगे। तो ये किस टाइप के हैं? ये हाउस कीपिंग वाले जीन नहीं है, ये आपके कौन से जीन हैं? इकोनॉमी वाले जीन हैं, बैठे हुए हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तभी ये क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को खर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, मान लेते हैं पहला कंडीशन क्या होता है कि ई कोलाई क्या हुआ है? ई कोलाई को मिला हुआ है क्या? ई कोलाई को मिला हुआ है बच्चों ग्लूकोज मिला हुआ है, यानी जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई क्या है? बेसिकली बैक्टीरिया है। तो जो ई कोलाई है ये क्या है? किसी ऐसे मीडियम में है, लेट्स से कि आलू में क्या है? ई कोलाई है। अब आलू में क्या मिला? इसको ग्लूकोज मिला, तो इसको फर्दर और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो आपके लैक जेड वाले, लैक वाई वाले, लैक ए वाले जो जीन हैं, इनमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा? अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो ई कोलाई है ये पड़ा हुआ है दूध में। किस में है? दूध में है। और दूध में क्या है बच्चों? लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज है ना। अब लैक्टोज क्या काम करेगा? ई कोलाई कहेगा अरे यार मुझे तो चाहिए ग्लूकोज, लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो लैक्टोज है। तो ई कोलाई के शरीर में ये हमारे क्या प्रेजेंट है? कुछ जीन प्रेजेंट है। और कौन से जीन? इकोनॉमी वाले जीन जो प्रेजेंट हैं। इकोनॉमी वाले जीन कौन से? जो ज़रूरत पड़ने पर काम करेंगे। ठीक है, समझ गए? अब अच्छा ज़रा ये बनाएंगे क्या, ये भी देख लीजिए। तो ये मीडियम क्या है? अभी ई कोलाई हमारा किस में है? ई कोलाई हमारा बच्चों मिल्क में है। किस में है? दूध में है। ठीक है, और दूध में क्या है? लैक्टोज है। ठीक है, अब क्या काम होगा? अब यहीं से काम शुरू होगा। तो क्या काम हो रहा है? जो हमारा लैक जेड है, ये क्या काम करता है बच्चों? ये इसके पास एक एंजाइम बनाता है। इसके पास होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसके पास होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि क्या करेगा? लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में।
ग्लूकोज में और किस में कन्वर्ट करेगा, गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और लैक वाई क्या करेगा बच्चों, लैक वाई क्या काम करेगा, लैक वाई काम करेगा, इसके पास होता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं परमीएज एंजाइम कहते हैं, परमीएज एंजाइम होता है। ये परमीएज क्या काम करेगा, सबसे पहले ये परमीएज इस लैक्टोज को कहेगा, इसको परमिशन देगा कि तुम बैक्टीरिया के शरीर में चले जाओ। क्या कहेगा, परमीएज एंजाइम क्या कहेगा लैक्टोज को कि ठीक है तुम बैक्टीरिया के शरीर में चले जाओ। उसके बाद कौन काम करेगा, लैक जेड काम करेगा, और ये क्या काम करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, इन्हीं की मदद से एंजाइम ये बनता है, और क्या काम करेगा, इस लैक्टोज को तोड़ देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि अगर इकोलाई दूध में पड़ा हुआ है तो क्या होगा, अभी ये लोग एक्टिव नहीं है, ये लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन क्या काम करेंगे ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इकोलाई क्या हुआ है, दूध में पड़ा हुआ है और दूध में है लैक्टोज, इकोलाई को चाहिए एनर्जी, तो ये जो लैक वाई वाला एंजाइम है ये इसके पास क्या है, परमीएज एंजाइम है, तो ये क्या काम करेगा, लैक्टोज को परमिशन देगा कि ठीक है तुम इकोलाई के शरीर में चले जाओ। ये इकोलाई के शरीर में एंटर कर गया, ठीक है। अब लैक जेड भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, ये क्या काम करेगा, ये इसके पास होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो कि लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज में और किस में, गैलेक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। अब ये जो लैक ए है बच्चों, लैक ए है, इसके पास होता है क्या, इसके पास एक एंजाइम होता है ट्रांस एसिटाइलेज, क्या होता है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम होता है, जो कि एसिटिल को एंजाइम की मदद से क्या काम करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हेल्प करता है अटैच्ड होने में, किसके साथ में, इसके आपके ग्लाइकोसाइडेज के साथ में हेल्प होने, ग्लाइकोसाइड से क्या करता है, अटैच्ड होने में मदद करता है, ग्लाइकोसाइड से क्या करता है, अटैच्ड होने में मदद करता है, ठीक है। इतना मेन इंपॉर्टेंट रोल इतना उसका नहीं है, इन दोनों का ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं क्या हम, अब हमने ये देख लिया कि जो आपके स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन लेते हैं, हमने कंडीशन क्या लिया हुआ है कि ई कोलाई जो है ये हमारे कौन से मीडियम में है, मतलब कौन से फूड पर है, ये दूध में है। अब दूध में क्या है, लैक्टोज है, दूध में क्या है बच्चों, लैक्टोज है। तो जब लैक्टोज मिला, इसको इरेज कर रही हूँ, जब लैक्टोज मिला, जैसे ही लैक्टोज आया तो क्या हो रहा है कि इस परमीएज ने क्या किया था, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब जब आपका क्या होता है कि फर्स्ट जो हमने लिया था, पहले उसको समझ लोगे तभी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। फर्स्ट हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज मिला था, दो कंडीशन होता है ना, ग्लूकोज जब मिला था यानी कि जब ई कोलाई आपका कहाँ पर था, आलू पर था, तो क्या हुआ था, इसमें ग्लूकोज मिला हुआ है, ई कोलाई को कोई चाहिए ही नहीं, जब ई कोलाई को कुछ चाहिए ही नहीं तो यहाँ पर क्या है, प्रमोटर है, प्रमोटर ने क्या किया, प्रमोटर ने इनिशिएशन स्टार्ट किया, किसका, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन स्टार्ट किया, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और इस इनहिबिटर ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन करके एक क्या बनाया, एक एंजाइम बनाया जिसका नाम है रिप्रेसर एंजाइम। क्या नाम है बच्चों, रिप्रेसर एंजाइम है, इसको बनाया, और ये रिप्रेसर एंजाइम क्या काम करेगा, इस प्रमोटर को क्या, नॉट प्रमोटर, रिप्रेसर एंजाइम इस ऑपरेटर से जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, रिप्रेसर एंजाइम क्या होगा, इस ऑपरेटर से जाकर के जुड़ जाएगा। हुआ क्या कि जब हमारा बैक्टीरिया ग्लूकोज में प्रेजेंट है, मतलब बैक्टीरिया के पास क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज उसको कहाँ से मिला, बैक्टीरिया में, आलू में था, और उसको वहाँ से मिल गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज मिल गया, तो बैक्टीरिया के शरीर में क्या हुआ, प्रमोटर तो mRNA बनने के लिए क्या था, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब चीज़ें होती ही रहेंगी, होती ही रहती हैं, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, mRNA बना, तो इसने क्या किया, यहाँ पे इनहिबिटर जीन है जो आपका, इसने भी क्या किया, mRNA बनाया हुआ है, mRNA से क्या बन गया, रिप्रेसर जीन बन गया, रिप्रेसर जीन जो है ये जाकर के आपके किससे जुड़ गया, ऑपरेटर से जाकर के जुड़ जाता है, रिप्रेसर जीन किससे जाकर के जुड़ जाता है, ऑपरेटर से जाकर के जुड़ जाता है। अब ये जो आपका क्या है, यहाँ पे भी क्या है, आपका ओपेरॉन है,
सॉरी ओपेरॉन नहीं, प्रमोटर है। प्रमोटर क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए बनाया, इस प्रमोटर ने क्या किया, इंडिकेट किया कि भाई तुम क्या करो, तुम इन स्ट्रक्चरल जीन को मैसेज दो कि ये क्या करे, एंजाइम अपना बनाना शुरू करे। लेकिन ऑपरेटर कह रहा है कि मुझे तो रिप्रेसर ने रोक रखा है, मुझे रिप्रेसर ने रोका हुआ है कि किसी को भी मैसेज नहीं देना है कोई भी एंजाइम बनाने के लिए। अब ये कंडीशन हो कब रहा है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन है कि जब ई कोलाई के पास में ग्लूकोज है तब क्या होगा, प्रमोटर इंडिकेट कर रहा है कि एमआरएनए बनाओ। इनहिबिटर ने एमआरएनए बनाया और एमआरएनए से एक एंजाइम बना, रिप्रेसर एंजाइम। ये रिप्रेसर जाकर के किससे जुड़ गया, ऑपरेटर से जाकर के जुड़ गया। फिर दोबारा से क्या हुआ, प्रमोटर ने क्या किया, एमआरएनए बनाने के लिए इंडिकेट किया, एमआरएनए तो बना। लेकिन अब ये क्या होगा, ये ऑपरेटर को मैसेज दे रहा है कि भाई शुरू तो करो, शुरू तो करो। लेकिन ऑपरेटर कह रहा है कि अरे यार इसने तो मुझे रोक रखा है, मैं कैसे शुरू करूं। तो इसलिए ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन पाता है, ना ही आपका परमीएज बन पाता है, ना ही ट्रांस एसिटाइलेज बन पाता है, और ग्लूकोज जो होता है इसमें कोई भी चेंज नहीं आ पाता है, और ई कोलाई को डायरेक्ट ग्लूकोज मिला हुआ होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मीडियम में ऑलरेडी ग्लूकोज पड़ा हुआ है, इसलिए इनको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा क्या होता है, ये पार्शियली इनएक्सप्रेसिव होते हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपके लैक Z है, लैक Y है, लैक A है, ये पार्शियली क्या होते हैं, रुके रहते हैं, मतलब पार्शियली रेगुलेट होते हैं। इनमें क्या होता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बन ही जाता है, परमीएज थोड़ा थोड़ा सा बन जाता है, ट्रांस एसिटाइलेज थोड़ा थोड़ा सा बन जाता है, जो कि आगे काम आता है। ठीक है ना, तो ये पार्शियल रूप से इनएक्सप्रेसिव होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इनहिबिटर ने जब रोका इसको तो भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा पार्शियल कुछ एंजाइम्स क्या हो गए, बन गए। लैक Z ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना दिया, लैक Y ने आपका परमीएज एंजाइम बना दिया, लैक A ने क्या किया, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बना दिया थोड़ा थोड़ा सा। अब क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में तो देख लिया कि ग्लूकोज था तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब ई कोलाई क्या किया, ई कोलाई के ई कोलाई को ग्लूकोज नहीं मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, ई कोलाई को अब मिल गया लैक्टोज मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, लैक्टोज मिल गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O है ना, लैक्टोज मिला हुआ है। अब भैया लैक्टोज मिला हुआ है तो लैक्टोज को क्या करना पड़ेगा, लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ताकि ई कोलाई को क्या मिल सके, ग्लूकोज मिल सके। राइट, तो इसके लिए क्या होगा, प्रमोटर ने क्या क्या इंडिकेट किया, एमआरएनए बना, एमआरएनए बना। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, आपका इनहिबिटर ने क्या बनाया, रिप्रेसर जीन बनाया, क्या बनाया, रिप्रेसर एंजाइम बनाया, रिप्रेसर एंजाइम या फैक्टर बोल लीजिए, रिप्रेसर जीन बनाया। ठीक है, ये बना। अब यहाँ पर क्या होगा, जो लैक्टोज था आपका, लैक्टोज को बैक्टीरिया के सेल में जाने के लिए किसने अलाउ किया था, परमीएज ने लैक्टोज को बैक्टीरिया के शरीर में जाने के लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, जब अलाउ कर दिया तो ये लैक्टोज आपका कन्वर्ट हो गया एलो लैक्टोज में। किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो गया, और ये आकर के जुड़ जाता है इस रिप्रेसर जीन से आकर के जुड़ जाता है। किससे आकर के जुड़ जाता है, रिप्रेसर जीन से आकर के जुड़ जाता है, और ये कहता है कि तुम मुझे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटने नहीं दोगे, ऐसा नहीं होगा, मैं तुमको रोक करके रखूँगा। तो ये एलो लैक्टोज क्या करता है, इस रिप्रेसर जीन को इनएक्टिव कर देता है। एलो लैक्टोज क्या कर रहा है, रिप्रेसर जीन को इनएक्टिव कर दे रहा है। जब इनएक्टिव कर दिया तो क्या हुआ, ये प्रमोटर ने क्या किया, एमआरएनए बनाने में मदद करी। अब ये प्रमोटर देख रहा है कि अरे ओपेरॉन तो खाली बैठा हुआ है, तो इसने क्या किया कि भाई ओपेरॉन बार बार मैं बोल रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, ऑपरेटर देख रहा है कि ऑपरेटर क्या हुआ है, खाली बैठा हुआ है। तो प्रमोटर देख रहा है एमआरएनए बना हुआ, एमआरएनए इसके पास जाता है कि अरे यार चलो
और हम अपना ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर भी क्या करेगा, इसको इंडिकेट करेगा, इसको इंडिकेट करेगा, इसको इंडिकेट करेगा, और ये सभी के सभी क्या करेंगे, अपने अपने एंजाइम्स बना लेंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज किससे बन रहा है, लैक जेड से बन रहा है। लैक वाई से क्या बन गया, परमिएज बन गया। लैक ए से क्या बन गया, ट्रांस एसिटाइलेज बन गया। तो जब ये बन गया, तो जब परमिएज बना, परमिएज कह रहा है कि अरे जितने भी लैक्टोज आ रहे हैं इकोलाई के शरीर में, आने दो उन सभी को। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है, वो फटाफट से लैक्टोज को तोड़ते जा रहा है, ब्रेक डाउन करते जा रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इकोलाई को क्या मिल जाता है, इस तरह से इकोलाई को ग्लूकोज मिल जाता है। इस तरह से क्या मिल जाता है, इकोलाई को बच्चों ग्लूकोज मिल जाता है। तो लैक ओपेरॉन मॉडल में ये देखा गया था कि किस तरह से इकोलाई को जो मेटाबॉलिज्म के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, वो कैसे अलग अलग जीन जो होते हैं वो टाइम टू टाइम एक्सप्रेस भी हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, रेगुलेट भी हो रहे हैं। ये है आपका लैक ओपेरॉन मॉडल। ये क्या है बच्चों, लैक ओपेरॉन मॉडल है। ठीक है, लैक फॉर लैक्टोज है यहाँ पर। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको समझा पाई हूँ। थोड़ा सा वर्ड इधर उधर बोलने में हो गया है, उसको प्लीज़ आप थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यही मॉडल जो है मैं आप टेक्स्ट बुक से मैंने उठाया हुआ है कंटेंट, उसके बस अब मैं रीड करते जाऊँगी, और अगर कहीं पर लगेगा कि हाँ स्ट्रेस देने की ज़रूरत है तो वो मैं देखते जाऊंगी। ठीक है, सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन एक प्रकटन या अभिव्यक्ति जो होती है, इनका रेगुलेशन या नियमन क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोटीन्स के द्वारा, हॉर्मोन्स के द्वारा, वाइटामिन्स, लवण, कुछ केमिकल्स या फिर कुछ पैथोजेंस द्वारा क्या होता है, इनका जीन का क्या होता है, आपका इंड्यूशन या फिर रिप्रेशन हो सकता है, यानी कि जीन का रेगुलेशन होता है। ठीक है बच्चों, कोशिका में उपस्थित संपूर्ण जो जीनोम होता है हमारा, इसका क्या काम करेगा, रिप्रेसर जीन को बनाएगा, और ये क्या काम करेगा, रेगुलेट करेगा जीन के एक्सप्रेशन को। ठीक है, पढ़ देती हूँ। यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम संश्लेषित करता है जो एक रिप्रेसर की भांति कार्य करता है तथा ऑपरेटर जीन की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, नियंत्रित कर देता है। तो हमने देखा था कि इनहिबिटर ट्रांसक्रिप्ट करके क्या कर रहा है, रिप्रेसर फैक्टर को बना रहा है या रिप्रेसर जीन बना रहा है, जो कि अल्टीमेटली एंजाइम बनाता है। ये जा करके आपके किससे जुड़ जाता है, ऑपरेटर से जुड़ जाता है, और ऑपरेटर को रोक देगा कि आगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए इंडिकेशन नहीं भेजना है। ठीक है, अब ये हो कब रहा है, जब क्या हुआ है कि एनवायरनमेंट में यानी इकोलाई को लैक्टोज नहीं मिला है, यानी इकोलाई को ग्लूकोज मिल चुका है, यानी लैक्टोज नहीं मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये है हमारा डीएनए, और डीएनए से ही क्या हो रहा है, एक स्ट्रैंड से उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये है आपके रेगुलेटरी जीन, यानी यहाँ पर क्या है आपके पड़े हुए हैं, कौन से, रिप्रेसर पड़े हुए हैं। कंट्रोल साइट है ये आपका, ये है आपके स्ट्रक्चरल जीन, सिस्ट्रॉन ए, सिस्ट्रॉन वाई, सिस्ट्रॉन जेड। इनसे क्या बन रहा है, ये हमने देखा था। ये आपके स्ट्रक्चरल जीन जेड है, स्ट्रक्चरल जीन वाई है, स्ट्रक्चरल जीन ए है। स्ट्रक्चरल जीन क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, और वाई क्या बना रहा है, परमिएज बना रहा है, ए क्या बना रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज बना रहा है। ठीक है, अच्छा, दो कंडीशन था, दो कंडीशन में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। लैक्टोज की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है, देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब जीवाणु के पोषक माध्यम में लैक्टोज का अभाव होता है, तब रेगुलेटर जीन एक लैक निरोधक का यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन का क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो 36 अमीनो अम्ल का बना होता है। यह ऑपरेटर या प्रचालक से क्या करेगा, जुड़ करके ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, रोक देगा, अनुलेखन को रोक देता है। इसके परिणाम स्वरूप जीन एमआरएनए का संश्लेषण नहीं कर पाते और प्रोटीन का संश्लेषण क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, यह दमन कर या रिप्रेशन का उदाहरण होता है। जब तक पोषण माध्यम में ग्लूकोज की उपस्थिति होता है, तब तक निरोधक प्रोटीन का निर्माण जारी रहता है, यानी रिप्रेसर क्या करता रहेगा, बनता रहेगा, और उसको रोक के रखेगा कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, और जीवाणुविक ऊर्जा की खपत को क्या करेगा, बचाता रहता है। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या देखते हैं हम, लैक्टोज की उपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ
लैक्टोज। क्या हो रहा है, जब जीवाणु के संवर्धक माध्यम में ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज होगा, सॉरी लैक्टोज होगा, ग्लूकोज की जगह क्या होगा, लैक्टोज होगा, तब क्या करेगा रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन प्रवेश करता है, इंड्यूसर प्रवेश करेगा। एक इंड्यूसर क्या है, यहाँ पर लैक्टोज हमारा इंड्यूसर की तरह काम करता है। लैक्टोज क्या करता है बच्चों, इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है कि भाई अभी इकोलाई के शरीर में ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, यानी कि हमें क्या करना है, प्रोटीन बनाना है ताकि लैक्टोज को तोड़ सके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सो लैक्टोज इज एक्टिंग एज एन इंड्यूसर, प्रेरक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, से बंधित होकर निरोधक प्रेरक को क्या कर देता है, इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बना देता है। हमने देखा था कि लैक्टोज हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है इकोलाई के शरीर में, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट होकर के रिप्रेसर से जुड़ जा रहा है, रिप्रेसर से जुड़ जा रहा है और रिप्रेसर को क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर दे रहा है और कह रहा है कि तुम अब शांत बैठे रहो, बाकी लोगों को काम करने दो। तो रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर से जुड़ ही नहीं पाता और ऑपरेटर को इंडिकेशन मिलता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही रहा है ना, ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अरे हाँ ठीक है ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, बाकी स्ट्रक्चरल जीन्स से क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ऑपरेटर से रिप्रेसर क्या करेगा, जुड़ नहीं पाएगा, जिसके कारण ऑपरेटर स्वतंत्र रहता है या आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन के समारंभन स्तर से क्या करेगा, जोड़ देता है। इसके फलस्वरूप सिस्ट्रॉन और पॉलीसिस्ट्रॉनिक लैक एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। यह एमआरएनए लैक्टोज उपचय के लिए आवश्यक तीनों एंजाइमों को कोडित करता है और लैक ओपेरॉन से एंजाइम का बनना उत्प्रेरक का उदाहरण होता है, इंड्यूशन का एक उदाहरण होता है। इस क्रिया को एंजाइम इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम इंडक्शन कहते हैं। प्रेरक की उपस्थिति से उत्पन्न एंजाइम को इंड्यूसिबल एंजाइम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था दो कंडीशन आपके लैक ओपेरॉन में, एक था लैक्टोज के एब्सेंस में, एक था लैक्टोज के प्रेजेंस में। अब ये देखिए यहाँ पर डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए इंड्यूसर लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, जब लैक्टोज क्या हुआ है, एब्सेंट है, हमारे पास क्या यहाँ पर है, यहाँ पर एक क्या है, प्रमोटर लगा हुआ है, ये है हमारा रेगुलेटरी जीन आई, जिसको हम इनहिबिटर भी कहते हैं, ये है आपका प्रमोटर जीन और ये क्या है बच्चों, आपका ऑपरेटर जीन। और इधर पे हमारे क्या है, आपके स्ट्रक्चरल जीन है, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई या सिस्ट्रॉन ए, आप इनको लैक जेड, लैक वाई, लैक ए भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो रहा है, इंड्यूसर एब्सेंट है, यानी कि इकोलाई के शरीर में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो क्या हुआ, प्रमोटर ने इसको इंडिकेट किया, एमआरएनए बना, एमआरएनए से क्या बना, एक रिप्रेसर प्रोटीन बना या रिप्रेसर जीन बना, जीन से ही प्रोटीन बन रहा है तो आप जो भी कह लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के किससे जुड़ जाएगा, आपके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा। ऑपरेटर से जाकर के जुड़ गया तो इसको, ऑपरेटर को इसने क्या किया, सप्रेस कर दिया हुआ है, इनएक्टिव कर दिया हुआ है। और ये प्रमोटर जब क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से क्या होगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ऑपरेटर जीन को आगे इंडिकेट ही नहीं कर पाएगा फर्दर ट्रांसक्रिप्शन के लिए और प्रोटीन के निर्माण के लिए इंडिकेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर ने इसको रोक के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये कोई प्रोटीन बनाने में मदद ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे एमआरएनए बनता ही नहीं है। जब एमआरएनए ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनता है। ठीक है, आइए अब क्या देख रहे हैं हम, दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, इंड्यूसर लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। इंड्यूसर लैक्टोज क्या है बच्चों, प्रेजेंट है आपका। तो जब इंड्यूसर लैक्टोज प्रेजेंट है, सबसे पहले ये पॉइंट देखिएगा हमारा, ये है हमारा इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या है, हमारी जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट से बना हुआ है, ये है लैक्टोज। हुआ क्या था, यहाँ पर आपके प्रमोटर थे, इसने क्या किया था, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाया था। एमआरएनए से ही इस इनहिबिटरी जीन क्या करेगा, एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा और यही रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता था, ऑपरेटर से जाके जुड़ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये लैक्टोज अपने आप को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करके इस रिप्रेसर से जोड़ लेगा। किससे जोड़ लेगा, रिप्रेसर से जाकर के जोड़ लेगा। ये देखिए रिप्रेसर से इसने जोड़ लिया हुआ और रिप्रेसर को क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। रिप्रेसर को कह दिया कि अब तुम सो जाओ, तुम्हारा काम अभी नहीं है। तो रिप्रेसर क्या हो गया, रिप्रेसर सो गया हुआ है।
ठीक है। जब रिप्रेसर सो गया, दमन कर कहते हैं इसको हिंदी में, रिप्रेसर सो गया हुआ है, तो ये प्रमोटर फिर से आया और क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ गया, ट्रांसक्रिप्शन होगा और ऑपरेटर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई एमआरएनए बनाओ, एमआरएनए बनाओ, एमआरएनए बनाओ। एमआरएनए बन गया, एमआरएनए बन गया तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनता चला जाएगा या एंजाइम बनता चला जाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया है, परमीएज बन गया है, ट्रांसएसिटाइलेज बन गया है। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है। आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बच्चों, उनमें होता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, यानी एक ही जीन क्या करेगा, सभी प्रकार के एमआरएनए को बना देगा। एक ही जीन से सभी प्रकार के प्रोटीन बन जाते हैं प्रोकैरियोट में, इसीलिए इनको पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहा जाता है। यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए होता है, क्योंकि अलग अलग एमआरएनए अलग अलग प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये मैं आशा करती हूँ कि किस तरह से लैकोपेरॉन का मॉडल है और क्या बन रहा है बेसिकली, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी का जस्ट एक कलरफुल एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया है। अब आपको बाकी आगे कुछ खास इसमें देखना नहीं है। ये देखिए, प्रमोटर फॉर रिप्रेसर जीन है, रिप्रेसर जीन है यहाँ पर, प्रमोटर फॉर लैकोपेरॉन है और ये है हमारा ऑपरेटर। क्या बना रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, परमीएज बन रहा है, ट्रांसएसिटाइलेज बन रहा है। ये क्या है, आपके स्ट्रक्चरल जीन है बच्चों। ठीक है, क्या किया, आपके रिप्रेसर जीन से क्या बन रहा है, आईएमआरएनए यानी रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है। रिप्रेसर प्रोटीन किससे जा करके जुड़ जा रहा है, आपके ऑपरेटर से जुड़ जा रहा है। ऑपरेटर से जुड़ गया तो इसने रोक करके रखा हुआ है कि आगे फर्दर कोई एमआरएनए बनाना नहीं है, यानी फर्दर कोई प्रोटीन नहीं बनाना है, कोई एंजाइम नहीं बनाना है। इट इज हैपनिंग इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। यहाँ पर लैक्टोज क्या है बच्चों, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज एब्सेंट है। लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, लैक्टोज एब्सेंट हो गया, यहाँ पर क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। हमारा क्या हुआ, आईएमआरएनए से क्या बना, मतलब इनहिबिटर ने आपका जो रेगुलेटरी जीन है इसने क्या किया, एमआरएनए से क्या बना, आपका रिप्रेसर जीन बना। रिप्रेसर जीन बना लेकिन लैक्टोज भी तो प्रेजेंट है, तो इस लैक्टोज ने इस रिप्रेसर जीन के साथ अपने आप को जोड़ लिया, इसको क्या कर दे, इनएक्टिव कर दिया। तो ये जो प्रोमोटर था यहाँ पर लैकोपेरॉन, लैक के लिए यानी बाकी स्ट्रक्चरल जीन को बनाने के लिए, इसने भी एमआरएनए बनाया और इसने क्या किया, इंडिकेट किया कि भैया ऑपरेटर यहाँ पर कोई भी रिप्रेसर आकर के बैठा नहीं हुआ है, चलो लैक्टोज प्रेजेंट है, बाकी एंजाइम को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये बड़ा सा बन गया आपका एमआरएनए। एमआरएनए बन गया और एमआरएनए ने क्या किया, लैक जेड को, लैक जेड से बन गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई से बन गया परमीएज, लैक ए से बन गया ट्रांसएसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है, जो परमीएज ने लैक्टोज को ई कोलाई के शरीर में आने के लिए अलाउ किया, उसको लागू कर दिया कि भैया तुम आ जाओ ई कोलाई के शरीर में, हमारे भैया बैठे हुए हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बैठे हुए हैं और तुम लोग आपस में क्या करो, दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाओ, ग्लूकोज में टूट जाओ और गैलेक्टोज में टूट जाओ, ताकि ई कोलाई को ग्लूकोज क्या हो, मिल सके। इतना काम होता है आपके जीन के एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि ई कोलाई को ग्लूकोज देने के लिए इतना सारा काम हो रहा है। यही है लैकोपेरॉन मॉडल। मैं आशा करती हूँ कि आपको लैकोपेरॉन मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चैप्टर के समापन की ओर पहुंच गए हैं, बस 2 टॉपिक और रह गया है आपका। एक टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट है और दूसरा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ये दोनों कल तो चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, इन दोनों टॉपिक को मैं कल देख लूँगी और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो अच्छे से आप लोग देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।